हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रीकैप में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था डोंग लिंगी ने फॉर्मेशन का यूज करते हुए डीमन किंग को ट्रैप कर दिया होता है। डीमन किंग बोल रहा होता है डोंग लिंगी, तुम्हें क्या लगता है इतने कमजोर बैरियर का यूज करते हुए क्या तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो क्या? लिंगी बोल रही होती है किसने कहा कि हम लोग तुम्हें पकड़ने वाले हैं, मैं तो यहाँ पे ना तुम्हारा अंत करने के लिए आई हूँ। ये बोलते वो अपने गोल्डन क्रो को डीमन किंग के पास में भेज देती है। ईफेन सोच रहा होता है कि इस गोल्डन क्रो के अंदर ना कुछ तो अजीब है, मैं फील कर पा रहा हूँ कि इस क्रो के अंदर बेहद ही कमाल की एनर्जी है। तो अभी हम देखते हैं वो गोल्डन क्रो बहुत बड़ी फिनिक्स बन गई होती है और वो पूरे के पूरे डीमन किंग को फॉर्मेशन के साथ ही निगल लेती है। चिल्लाते हुए डीमन किंग बोल रहा होता है डोंग लिंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिंगी बोल रही होती है कि तुम मेरी क्रो के सामने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके फायर से बचना ना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। ये है द डिवाइन फ्लेम ऑफ एग्जॉशन। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही ब्लास्ट हो गया होता है। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं फाइनली हम लोग जीत गए, इस कमी डीमन किंग को ना हम लोगों ने मार दिया। वहीं ईफन और बाकी सभी लोग बोल रहे होते हैं कि इस एक्सप्लोजन की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना दूर खड़े होने के बावजूद भी ना हम इसे फील कर पा रहे हैं। जिंग्यू बोल रही होती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हम इतने दूर खड़े हैं, वरना इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी की वजह से ना हम लोग जल गए होते। सच में यहाँ पे सिंटर ने सिर्फ एक अटैक के अंदर ना डीमन किंग को मार दिया, जो कि डीमंस के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। सच में जो टू डिसाइपल्स है ना इनकी स्ट्रेंथ बेहद ही कमाल की है, बाकी बच्चे चाह के भी ना इन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। तो अभी लिंगी के पास में बाकी बंदे आते हुए बोल रहे होते हैं सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक है? लिंगी बोल रही होती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, वैसे मैं बैटल के चक्कर में ना यहाँ पे काफी गंदगी हो गई है, इस जगह को साफ कर देना। जियाओची बोल रही होती है कि अभी सीनियर सिस्टर ने ना हेवन एंड टेक्निक का यूज किया है, ये जो स्पिरिट थी ये कोई तभी समन कर सकता है जब वो डिवाइन रिलम के 7th लेवल पे हो, और इतनी कम एज के अंदर इस लेवल को अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिंग्यू बोल रही होती है कि यहाँ पे फाइट करते हुए देख के मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि यहाँ पे गॉड्स की फाइट चल रही हो, पता नहीं इस लेवल पे ना कभी हम पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। लिंगी बोल रही थी जियाओची बाहर आओ, जियाओची बोल रही होती सीनियर सिस्टर बुला रही है हमें चलना चाहिए। जियाओची बोल रही होती है सीनियर सिस्टर आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे खड़े थे? लिंगी बोल रही होती कि मैं तुम्हें मना किया था ना कि किसी को भी अपने साथ में लेके मत आना, तो आखिर यहाँ पे सारे लोग क्या कर रहे हैं? अगर यहाँ पे डीमन किंग को हम नहीं हरा पाते तो इन सभी लोगों के ऊपर भी खतरा आ जाता। जियाओची बोल रही होती है मैं यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए लेके आई थी कि आखिर जो हमारी सीनियर सिस्टर है ना वो कितनी पावरफुल है, और आपको पता है मुझे यहाँ पे ना एक बहुत ही कमाल का बंदा मिला है जो कि पक्का से फ्यूचर के अंदर ना काफी ज्यादा अच्छा करेगा। इस लड़के से मिलिए, इसका नाम है बाई फैन, और अभी ना ये अपने मैरो की रिलम पर है, और आप बिलीव नहीं करोगे भी इसने 1 घंटे पहले ना एक एलाइटमेंट रिलम के एक्सपर्ट को मारा है। लिंगी बोल रही होती है क्या ये मैरो किसी रिलम पर है और इसने एक एलाइटमेंट रिलम के एक्सपर्ट को मार डाला? लिटिल ब्रदर क्या जो जियाओची बोल रही है वो सच है क्या? शर्माते हुए ईफेन बोल रहा होता है हाँ सीनियर सिस्टर। लिंगी बोल रही होती है सच में ये तो काफी कमाल की बात है। ईफेन बोल रहा होता है आप तो बेकार में इतनी तारीफ कर रही हो, मेरी जो कल्टीवेशन है ना वो कुछ खास नहीं है। लुआओ बोल रहा होता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये कितना पावरफुल है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है ना वो सिर्फ येलो रैंक पर है, और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिंग्यू बोल रही होती है ब्रदर लुआओ ये आप नहीं आपकी जेलसी बोल रही है, और अगर आपको यहाँ पे फालतू बातें करनी है ना तो अपना मुंह बंद रखो। ये बोलते हुए लुआओ के पाँव पे किक मार देती है। डोंग लिंगी बोल रही होती है क्या ये बात सच है? ईफेन का तुम्हारी क्वालिफिकेशन सिर्फ येलो लेवल पर ही है क्या? ईफेन बोल रहा होता है हाँ ये बात सच है। लुआओ सोच रहा होता है कि मैंने ये बात खोल के ना काफी ज्यादा अच्छा किया, इस कम्युनिटी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ येलो रैंक पर है, और मुझे पता है कि हमारे होलैंड के अंदर क्वालिफिकेशन की काफी ज्यादा वैल्यू होती है। सभी लोग कहते हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही ना एक कल्टीवेटर कितना आगे जा सकता है पता चलता है। अब जो सिंटेस है वो इसे बात भी नहीं करेंगी और वो इसको पक्का से ना भगा देंगी, ये देखने में सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। सिंटेस बोल रही होती है कि तुम येलो रैंक पर हो, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ईफेन बोल रहा होता है मेरी क्वालिफिकेशन कम है तो ये अच्छा कैसे हो सकता है? सिंटेस बोल रही होती है जो मिस्टी होईलैंड के होई लॉर्ड है ना उनकी भी क्वालिफिकेशन ना सिर्फ येलो रैंक पर थी, लेकिन आज वो होई लॉर्ड बन रखे हैं और उनका मुकाबला करने की पावर ना बहुत ही कम लोगों के पास में है। तो ये चीज प्रूव कर देगी जो क्वालिफिकेशन होती है वो की खास चीज नहीं होती, आपकी फ्यूचर ग्रोथ को ना ये डिटरमाइन नहीं कर सकती। अगर आपकी क्वालिफिकेशन लो है लेकिन आपकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब यह है कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर ना आप नाम बना सकते हो। बाय ईफेन मेहनत करना, मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर के अंदर तुम बहुत अच्छा काम करोगे। जिस भी दिन तुम ना डिवाइन हीलर में पहुंचोगे मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी ताकि तुम्हें भी ना मुझे 1 पिक पे ले लिया जाए। ईफेन बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर ऐसी बात है ना तो मैं जल्दी आपसे मिलने के लिए आऊंगा। शौक होते हुए लुआओ बोल रहा होता है क्या? सेंटेंस ने कहा कि वो इसको पर्सनल रिकमेंड करेंगी। जिन भी लोगों को 5 to डिसाइपल रिकमेंड करते हैं उनकी वैल्यू सेट के अंदर ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जो सेट के मास्टर्स हैं वो भी उस बच्चे के ऊपर ध्यान देने लगते हैं और स्पेशली उस बच्चे को ना बेहद ही कमाल के रिसोर्सेज दिए जाते हैं। आखिर इस कमीने बाई फैन का लक इतना अच्छा कैसे हो सकता है? जिस भी दिन ये डिवाइन इलेवन में पहुंच गया इसकी किस्मत पूरी से खुल जाएगी। लू वही बोल रहा होता है कि अभी काफी लेट हो चुका है, हमें वापस चलना चाहिए। वैसे भी हम लोगों ने अब काफी ज्यादा मेहनत कर ली है, वक्त आ चुका है कंट्रीब्यूशन पॉइंट लेने का। सीन चेंज होता है, हमें कंट्रीब्यूशन हॉल का सीन दिखाया जाता है। ई फैन बोल रहा होता है एल्डर की जो यहाँ सीजन वाला मिशन था ना वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और उसी का हम रिवॉर्ड लेने के लिए आए हैं। रिवॉर्ड देते हुए एल्डर की बोल रहे होते हैं बच्चों तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। सच में ये मिशन ना काफी हार्ड था लेकिन तुम लोगों ने इसे काफी जल्दी कंप्लीट कर लिया। ये लो तुम सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन पॉइंट। अपने पॉइंट को चेक करते हुए ईफैन बोल रहा होता है एल्डर की आपका शुक्रिया। ईफैन सोच रहा होता है कि अभी मैं सेट के अंदर एक नया डिसाइपल हूँ और ऐसे में पहले मिशन के साथ ही 60 कंट्रीब्यूशन पॉइंट कमा लेना ये चीज ना बिल्कुल भी इजी नहीं थी। जिंग्यू बोल रही होती कि अगर सेट के अंदर हमारे पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट है तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि हम खरीद नहीं सकते। मैं सोच रही हूँ कि इन पॉइंट्स का यूज करते हुए ना मार्शल आर्ट खरीद लूं। लू वही बोल रहा होता है हाँ मुझे मार्शल आर्ट ही चाहिए थी। तभी लुआ बोलता है बाई फैन एक सेकंड रुको। सभी लोग पीछे मुड़ते हुए बोल रहे होते हैं कि अब इन्हें क्या हो गया। लुआ बोल रहा होता है ई फैन मैंने पहले कुछ नहीं बोला क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ याओची थी। क्या तुम सच में सीजोंग की रिंग को अपने लिए रखने वाले हो क्या तुम वो हमारे साथ में शेयर नहीं करोगे? ई फैन बोल रहा होता है कि मैं वो शेयर क्यों करूं? क्या तुमने सुना नहीं था सीएम सिस्टर ने क्लियरली बोला कि ये रिंग अब मेरी है। लुआ बोल रहा होता है कि तुम्हारे ग्रुप का लीडर ना मैं था और एक लीडर होने के तौर पे मैं तुम्हें रिंग नहीं लेने दूंगा। एक लीडर के पास में ना ये अथॉरिटी होती है कि जितनी भी लूट मिलेगी ना वो अपनी टीम के लोगों में बांटे। तो फटाफट से अपनी स्टोरेज रिंग को ना मेरे को दे दो, अकेले तुम इस चीज को नहीं रख सकते। लू वही बोल रहा होता है लुआ तुम्हारी बकवास को ना मैं कब से सुने जा रहा हूँ लेकिन अब तुमने ना यहाँ पे हद पार कर दी है। जब तक सिस्टर याओची हमारे पास में थी तब तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम इस रिंग के बारे में ना वहाँ कुछ भी कह सको और अब जबकि वो यहाँ से जा चुकी है तो तुम बकवास कर रहे हो। तुम ना एक नंबर घटिया इंसान हो जो कि बस यहाँ बदर ईफैन को लूटने के बारे में सोच रहा है। तुम ये बोल रहे हो कि तुम लीडर थे। एक बात बताओ इस मिशन के अंदर तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? अगर तुम्हारे भरोसे हम रहे होते ना तो हम लोग मारे गए होते। ब्रदर ने तुम्हारी जान बचाई है, कम से कम इसी की शर्म तो रख लो। लू वहाँ बोल रहा होता है मोटे कहीं के तूने यहाँ पे क्या कहा? लू वही बोल रहा होता लगता कि तेरे कान के अंदर ना तकलीफ चल रही है। मैंने यहाँ पे जो भी कुछ बोला क्या एक बार सुनाई नहीं देता क्या? मैं यहाँ पे साफ साफ वही कह रहा हूँ कि अगर बदर ईफैन नहीं होते तो हम सभी लोग ना वहाँ मारे गए होते और अब जबकि इनकी वजह से तो यहाँ बच चुका है तो तू यहाँ पे फालतू बकवास किए जा रहा है। लुआ बोल रहा होता है कि लालच ना सभी लोग के अंदर होती है। इस मिशन के अंदर मैं भी तो इंजर्ड हुआ हूँ ना तो इसी वजह से स्टोरेज रिंग ना मुझे मिलने चाहिए और ऊपर से इस मिशन का लीडर मैं था। लेकिन फिर भी ईफैन ने ना मेरी एक भी बात नहीं मानी, वही अपने हिसाब से ये सारे काम करता रहा। इसी वजह से यहाँ पे सभी लोगों के सामने ना मुझसे माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस कमीने की ना मैं यहाँ पे कंप्लेन कर दूंगा। तभी जो ईफैन होता है वो आगे बढ़ते हुए लुआ को थप्पड़ मार देता है। ईफैन बोल रहा होता है ये विकलौती चीज है जो तुम डिजर्व करते हो। लुआ बाकी लोगों को ना इतना ही बुली मत कर दो कि उन लोगों को तुम पे हाथ उठाना पड़ जाए। सभी लोग बोल रहे होते हैं ईफैन शांत हो जाओ प्लीज, यहाँ पे लुआ को मत पीटो। ईफैन बोल रहा होता है कि कब से सुन रहा हूँ, अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है। जब मैं कमरे में आया था और इस कमीने में बेइज्जती करी थी ना उसी वक्त मुझे इसको पीट देना चाहिए था। इसकी सुन के ना मेरा दिमाग पूरा फट रहा है। अगर तुम यहाँ पे चाहते हो ना कि मैं तुमसे माफी मांगू तो सेट में सभी के सामने अपने घुटनों में बैठना और उसके बाद बोलना कि बदर ईफैन मुझे खुश करने के लिए ना मुझसे माफी मांग लो, शायद से फिर ना मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। लुआ बोल रहा होता है ईफैन तुम स्टार्टिंग में एक कचरा थे, फिर भी हमारी टीम के अंदर ना मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। ये चीज करके मैंने अपनी काइंडनेस शो करी थी, पर तुमने जो यहाँ पे मेरे साथ में किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इस चीज को ना कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो जिंगो के पीछे आते हुए बोल रहा होता लेकिन चलो आज के लिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, अगली बार से मुझसे ना अच्छे से बात करना। वहाँ से जाते हुए लुआ बोल रहा होता है कि अगर अगली बार तूने मुझे मारा ना तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। लुआ सोच रहा होता है ईफैन तुम बस वेट करो, तुम्हारा हाल ना मैं बहुत ही बुरा करूंगा। लेकिन तभी ईफैन वो तो सीने बदल लुआ एक सेकंड रुक जाइए। लुआ बोल रहा होता है कि लगता है तुम्हें पता चल गया कि आखिर मैं कितना अच्छा हूँ, देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तभी ईफैन लुआ से थप्पड़ मार देता है। जिंग चाहते हुए बोल रही होती है ईफैन प्लीज फाइट मत करो। ईफैन बोल रहा होता है कि तुम्हारी बातों के बारे में मैं जितना सोच रहा हूँ ना मुझे उतना गुस्सा आ रहा है, इसी वजह से अपने हाथों को ना मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जिंग्यू बोल रही होती है ईफैन फाइट करने के लिए जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है,
फिलहाल के लिए हम लोग कैसे चलना चाहिए। लुआओ बोल रहा होता है कमीने ईफैन, तू अपनी लिमिट्स को ना कब का क्रॉस कर चुका है, लगता है कि तुझे यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी जो ईफैन होता है वो उसे गले पर सौ रख देता है। ईफैन बोल रहा होता है कि मैं भी ना कब से तेरे को सह रहा हूँ, बट अब मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है कि तुझे खत्म कर दिया जाए। देख मुझे पता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन हॉल है, इसी वजह से ना मैं तेरे को नहीं मार रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुम मुझे दिख गया ना तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। इसी वजह से आज के बाद मेरे सामने ना अपना गंदा चेहरा लेके कभी मत आना, वरना वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ईफैन बोलता चलो दोस्तों इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम लोग को यहाँ चलना चाहिए। वही लुआओ सोच रहा होता है भाई ईफैन तुमने लिमिट क्रॉस कर दी, इस बेइज्जती को ना मैं आज के बाद कभी नहीं भूलूंगा। वहाँ खड़े बंदे बोल रहे होते हैं ये तो नया डिसाइपल था ना भाई ईफैन, आखिर ये बंदा इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं सच में ईफैन की हिम्मत काफी बढ़ गई है, लगता है कि इसको पता नहीं कि सेट के अंदर ये रूल है कि कोई भी आपस में फाइट नहीं कर सकता। क्या ये हमारे सेट को भी खुद से नीचे समझता है क्या। लू वही बोल रहा होता है बता ईफैन आपको ज्यादा इम्पल्सिव हो गए थे, अगर आपको इस कमी लुआ को पीटना ही था तो बाहर चल के पीट लेते। कंट्रीब्यूशन हॉल में आपने इसको पीटा है ना, ये चीज सबने देख ली है, और अगर गलती से भी ये चीज किसी ने रिपोर्ट कर दी ना तो बाद में जो एल्डर्स हैं वो आपको पनिश करेंगे, और इससे आपके ऊपर ना काफी सारी दिक्कतें भी आ सकती है। ईफैन बोल रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी होगा ना वो मैं देख लूंगा। वैसे आप सभी के लिए मेरे पास में कुछ था, इन तीनों बोटल्स को आपस में बांट लो। शौक होते हुए लुवई बोल रहा होता है ये तो 4th लेवल का मिथिकल बर्ड का ब्लड है ना। ईफैन बोल रहा होता है तो मैं सही समझा, ये उसी का ब्लड है। झैंगटी बोल रहा होता है लेकिन इतने पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट का ब्लड आपके पास में कहाँ से आया। आपको पता है कम से कम इस एक बोतल की कीमत ना 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट है, क्या इतनी महंगी चीज आप हम लोग को ऐसे ही दे रहे हो। ईफैन बोलता है ये मुझे ना यांग सिजोंग की रिंग में से मिला था, और वैसे भी हम सभी लोगों ने इस मिशन को लेके काफी ज्यादा मेहनत करी है, इसमें मिलने वाली हर एक चीज हम सभी में बटेगी। अब यहाँ पीछे तो कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर है, भले ही इसका यूज करते हुए आप कंट्रीब्यूशन पॉइंट ले लो या फिर इसको ना अपनी ट्रेनिंग में यूज करो, ये सभी आप ही के ऊपर है। ईफैन सोच रहा होता है कि एक्चुअली में ये एक मुर्गी का ब्लड है जो कि मैं अर्थ से ना यहाँ पे लेके आया था, मुझे खुद नहीं पता कि ये चीज ना यहाँ पे इतनी कमाल की बन जाएगी। खुश होते हुए लुवई बोल रहा होता है कि मैंने भी कभी अपनी लाइफ के अंदर ना एक 4th लेवल के बीच का ब्लड नहीं देखा, सच में ये चीज बहुत ही कमाल की है। जिंग्यू बोल रही होती है कि हमारे बता भाई ईफैन ना एक बहुत ही अच्छे इंसान है। ईफैन सोच रहा होता है कि यांग सिजोंग की फाइट के अंदर मैं सभी कैरेक्टर को अच्छे से देख लिया है और मुझे पता चल चुका है कि तीनों ही लोग ना काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी ईफैन बोलता है लुवई मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल की चीज है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ना अलग तरह का कल्टीवेशन मेथड है, शायद से ये चीज तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। लुवई बोल रहा होता है सच में आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो, आपने सिर्फ हम लोग को ब्लड ही नहीं हार्ट भी दे दिया। जिंग्यू बोल रही होती है कि ब्लड के मुकाबले ये और भी प्रीशियस है। वैसे आखिर यांग सिजोंग ने ऐसा भी क्या किया होगा जो कि उसने इतने सारे पावरफुल बर्ड बीस्ट को पकड़ लिया होगा। 4th लेवल के बीस्ट मिलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और उसके पास में यहाँ पे सिर्फ बीस्ट का ब्लड ही नहीं बल्कि उनके हर्ट भी है। सच में यांग सिजोंग के पास में ना बेहद ही कमाल की पावर थी, लगता है कि आप लोग सही कह रहे थे, वो इंसान काफी ज्यादा अच्छा था, अगर वो हम लोग को मारना चाहता तो हम सच में मर गए होते। ईफैन को लगाते हुए लुवई बोल रहा होता है बता ईफैन आप बहुत अच्छे हो, पहले हम लोग दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब से हम लोग ब्रदर्स हैं, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना जितना कि मेरी फैमिली ने भी नहीं किया। ईफैन बोल रहा होता थोड़ा दूर हो जाओ, तुम्हारी नासुओं की वजह से ना मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। सीन चेंज होता है, हमें लॉ एनफोर्समेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है। एल्डर्स बोल रहे होते हैं लुआओ क्या तुमने यहाँ पे जो भी कुछ कहा है वो सच है क्या। लुआओ बोल रहा होता है एल्डर आप देख सकते हैं मेरे मुंह के ऊपर से वो निशान ना अभी भी गायब नहीं हुए। मिशन के वक्त उस कमीने ईफैन ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, यहाँ तक कि वापस आने के बाद में ना उस आटे से ले लिया, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। जब उसे इस चीज के बारे में बात करने के लिए मैं उसके पास में गया तो कंट्रीब्यूशन हॉल में सभी के सामने उसने मुझे काफी ज्यादा पीटा, अगर मैं चाहता तो मैं उसको मार सकता था, लेकिन अपने सेट के रूल की इज्जत करते हुए मैंने वहाँ पे हाथ नहीं उठाया। मैं चाहता हूँ कि आप उस कमीने को ना अच्छे से पनिश करो। एल्डर बोल रहे होते हैं अच्छा तो ये सब कुछ हुआ था, वुलोंग और फेंगचू तुम दोनों जाओ और ईफैन को यहाँ पर लेके आओ, इस बंदे को ना मैं पर्सनली इंटरोगेट करूंगा। तभी वुलोंग और फेंगचू आते हुए बोल रहे होते हैं हाँ एल्डर उस कमीने को ना हम दोनों लेके आ जाएंगे। आगे हम देते वुलोंग और फेंगचू जा ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने लुआ आता है। फेंगचू बोल रहा होता है कि तुम हमारे सामने क्यों आ गए, तुम्हें क्या चाहिए। तभी उन लोगों को कॉइंस देते हुए लुआओ बोल रहा होता है मैं तो बस यही कह रहा था कि उस कमीने ईफैन ने ना मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है, उम्मीद है कि उसको सबक सिखाने में आप लोग मेरी काफी ज्यादा हेल्प करोगे। वुलोंग बोल रहा होता है कि इतने कम पैसों में हम एक्शन नहीं लेते,
फेंगचू बोल रहा होता है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास में कुछ और होता ना तो बात बन जाती। लुआओ बोल रहा होता है दोनों सीनियर ब्रदर आप लोग काफी द ग्रेट हो, पर बेकार बात है कि अभी मेरे पास में ना कुछ भी नहीं है। मैं अपने घर पे जा रहा हूँ ताकि मैं और पैसे लेके आ सकूं। आप प्लीज कुछ भी करके उस कमीने के हाथ खराब कर दो ना। फिर लुआओ के पैसों को उठाते हुए फेंगचू बोल रहा होता है हाँ, इसका वजन काफी ज्यादा भारी है, इतने पैसों के बदले में ना तुम्हारा काम हो जाएगा। लुआओ बोल रहा होता है कि मुझे पैसे से फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि उस कमीने को ना आप सबको सिखा दो। सभी के सामने आज मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, सबको ये बात पता चलनी चाहिए कि जो मुझे प्रोवोक करेगा वो नहीं बचने वाला। लुआओ सोच रहा होता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो कि इन लोगों को सारे पैसे दे दूं। अगर ये सारे पैसे लेने के बावजूद भी इन लोगों ने मुझे उस कमीने ईफैन से वो रिंग दिलवा दी तो उसके अंदर से ना पक्का से बहुत सारी कमाल की चीजें बाहर निकलेगी और मुझे ना बहुत सारा प्रॉफिट भी होगा। फेंगचू बोल रहा होता है कि तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे पास में ना कुछ बहुत ही कमाल के पिल्स है जिसका यूज करते हुए हम लोग किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आज एल्डर के सामने उस कमीने ईफैन की ना बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है और देखना कैसे वो सभी लोगों के सामने अपने क्राइम को एडमिट करेगा। लुआओ बोल रहा होता है सच में आपका तरीका तो काफी ज्यादा कमाल का है। सीन चलता में ईफैन घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक पेड़ के पास में बैठ के ईफैन कल्टीवेट कर रहा होता है। ईफैन सोच रहा होता है कि मुझे अपने आसपास की हर एक चीज को नोटिस करना होगा, जो डस्टी मेरे पास में उड़ रही है जिसको भी नोटिस करना होगा, तभी जाके मैं इस टेक्निक को मास्टर कर पाऊंगा। फिर जैसे ही वहाँ पे ईफैन अपनी आंखें खोलता है ब्लड शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। ईफैन बोल रहा होता है कि फाइनली मैं इस टेक्निक को सीख लिया। मॉर्टल रैंक्स के ऊपर जो ब्लड शील्ड है ये बहुत टॉप नॉच टेक्निक है, जैसे जैसे मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी उसी के हिसाब से ये शील्ड भी ना काफी ज्यादा पावरफुल बनते जाएगी। अगर मैं इस टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो मेरे पे कोई भी स्नीक अटैक भी नहीं कर पाएगा। यांग सीज़ोंग की रिंग के अंदर ना सबसे कमाल की चीजें टेक्निक की थी। इसके अलावा इस रिंग के अंदर ज्यादातर पिल्स ही पड़ी हुई है, जो पिल्स कहीं से भी ना मेरे तो किसी काम की नहीं है। मैं अर्थ पे जाने के बाद में वहाँ से वो सही चीजें लेके आ जाऊंगा और फिर कंट्रीब्यूशन हॉल के देते हुए बोलूंगा कि मुझे यांग सीज़ोंग की रिंग में से मिली है, इससे मुझे ना सच में काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तभी ईफैन के दरवाजे पे लात मारते हुए फेंगचू बोल रहा होता है अच्छा तो यह उस कमीने ईफैन का घर। वुलोंग बोल रहा होता है वो देखो वो हमारे सामने ही खड़ा है। ईफैन बोल रहा होता है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वुलोंग बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे ना लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से आए हैं। फेंगचू बोल रहा होता है लड़के लगता है कि तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई है, आगे कंट्रीब्यूशन हॉल के बाहर तुमने एक बंदे को कैसे मारा, लगता है कि तुम्हें ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। लुआओ सोच रहा होता है ईफैन मुझे देखना है क्या कर अब तुम क्या कर लेते हो, इन दोनों ब्रदर्स के सामने ना तुम कुछ नहीं कर सकते, ये लोग तुम्हें यहाँ पे ऐसा फंसाएंगे कि तुम कभी नहीं बच पाओगे। ईफैन बोल रहा होता है ठीक है आप ऐसा चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो मेरे पास में करने के लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट काम थे और मुझे बहुत ही अर्जेंटली कंट्रीब्यूशन हॉल भी जाना था, लेकिन लगता है कि अब मुझे ना आपसे चलना पड़ेगा। वुलोंग बोल रहा होता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें क्या काम थे। ईफैन बोल रहा होता है कि लगता है कि सीनियर ब्रदर ने ना आपको चीज के बारे में नहीं बताया, मेरे पास में एक 4th लेवल की मिथिकल वर्ड का ब्लड था जो कि मैं कंट्रीब्यूशन हॉल में एक्सचेंज करने के लिए जा रहा था। इसी चीज को इन्होंने ना मुझसे फोर्स में लेने का ट्राई किया था और इसी वजह से मैंने इनको मारा भी था, वरना आपको क्या लगता है कि बिना किसी बात के सभी के सामने मैं इनको ऐसे ही पीट दूंगा क्या। फेंगचू बोल रहा होता है क्या एक 4th लेवल के मिथिकल ब्लड का ब्लड, सच में ये तो काफी ज्यादा महंगी चीज है। लुआओ बोल रहा होता है कि कभी ना झूठ बोल रहा है, ऐसी चीज के ऊपर ना हमारी कोई फाइट नहीं हुई थी, इसने बिना किसी रीजन के ही सभी सामान जो पीट दिया था। फेंगचू बोल रहा होता है कि लगता है कि तुम भूल गए हमारे पास 2 पिल्स है और जो भी ये खाता है ना वो सबको सच ही बोलता है, ये खाने के बाद में तुम सच ही बताओगे। लुआओ सोच रहा होता है कि ये कमीना ना मेरे को धमकी दे रहा है। फिर लुआओ बोलता है ब्रदर्स मेरे पास में काफी अच्छा आइडिया है, कैसा लगा कि इस कमीने ईफैन से हम सब कुछ ले लें, उसके बाद में सारी चीजों को हम लोग ना आपस में 50-50 बांट लेंगे। फेंगचू बोल रहा होता है 50 नहीं 80-20, हमें 80% मिलेगा और तुम्हें 20%। लुआओ बोल रहा होता है ठीक है फिर ये डील रहा। लुआओ सोच रहा होता है इस कमीने ईफैन की वजह से मुझे काफी लॉस हो गया, मुझे पता था कि उस रिंग के अंदर कुछ बहुत ही कमाल की चीज होगी, पर इतनी कमाल की चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ऊपर से दोनों ब्रदर्स ना काफी लालची हैं, ऑलरेडी मेरे पास जितने भी कॉइन्स थे मैं इन लोगों को दे चुका हूँ, उसके बाद में भी ये ट्रेजर पे भी हाथ डाल रहे हैं, इस ईफैन के चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुए हैं। फेंगचू बोल रहा होता है देखो लड़के हम अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पे तुम्हारे चक्कर में ना हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसी वजह से फटाफट से हमारे साथ चलो। ईफैन बोल रहा होता है कि आपकी बातों को ना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी जस्ट मैं कल्टीवेट करके उठाऊं और मेरी बॉडी के ऊपर ना बहुत सा पसीना लग रखा है, अगर जाने से पहले मैं नहा के नहीं गया और अगर तो मुझे गलती से जेल हो गई तो उसके बाद मुझे नहाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सीनियर ब्रदर मुझे बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए,
मैं अंदर जाके ना अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। फेंगचू बोल रहा होता है कि हम लोग भी ना तुम्हारे साथ ही आएंगे, जिससे कि तुम हम लोग को यहाँ पे बेवकूफ ना बना सको। वुलोंग बोल रहा होता है लुआओ तुम यहाँ पे वेट करोगे, हम लोग के साथ में ना तुम अंदर नहीं आ सकते। लुआओ बोलता है हाँ ब्रदर आप लोग जाओ, मैं आप लोगों का ना यहीं पे वेट करूंगा। आगे वो सभी लोग ईफन के कमरे में आ गए होते हैं। फेंगचू बोल रहा होता है देखो लड़के, अगर तुम यहाँ पे हम लोग को ट्रिक करने की सोच रहे हो ना तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि भले तुम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर लो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ईफन बोल रहा होता है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो कि यहाँ पे आप दोनों से पंगा लेने बैठूंगा, मैं तो बस यहाँ पे अपने कपड़े ढूंढ रहा हूँ और कुछ नहीं। फेंगचू बोल रहा होता है बिग ब्रदर यहाँ पे कुछ तो अजीब है, आपको पता है बाहर के मुकाबले यहाँ की जो एनर्जी है ना ये काफी डेंस है, इस वर्ग की एनर्जी नॉर्मल जगह से ना काफी ज्यादा डेंस है। वुलोंग बोलता है ब्रदर एक बार वहाँ पे देखो, वहाँ पे वो जो कारपेट है ना वो डोरा ग्रास का यूज करते हुए बनाया गया है, आखिर इतनी रेयर चीज जमीन पे क्या कर रही है। और वहीं देखो उस बेड के पास में एक दांत पड़ा हुआ है जो कि ना एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट का दांत है। वहीं जिस कमरे में टावल पड़ा हुआ है ना ये भी काफी ज्यादा अजीब है, ऐसा लग रहा है कि ये टावल ना किसी मिथिकल बीस्ट के फेदर से बनाया गया है। इस घर में जितनी भी चीजें रखी हुई है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, हर एक चीज ना बहुत ज्यादा अजीब और काफी ज्यादा रेयर है। फेंगचू बोल रहा होता है ये सारी की सारी चीजें ट्रेजर्स है, आखिर इस बंदे के पास में ये सब कुछ कहाँ से आया। वुलोंग बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, अगर यहाँ पे इस घर के अंदर रखी हुई हर चीज को ऑक्शन किया जाए ना तो ये काफी ज्यादा महंगी बिकेगी। ईफन बोल रहा होता है कि ये सारी चीजें ना मेरे किसी भी काम की नहीं थी, तो इसी वजह से कैसे भी करके मैं इन सभी चीजों का यूज ले रहा हूँ और कुछ नहीं। आपको पता है मुझे नॉर्मली ना हर बार बात लेना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था जो कि मेरे किसी काम का नहीं है, तो ये ना आप ले सकते हो। शौक होते वुलोंग बोल रहा होता है कि मेरे हाथों में टॉप नॉच क्वालिटी के हर्ब्स पड़े हुए हैं। फेंगचुई बोल रहा होता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा रेयर है, डिसाइपल्स के छोड़ो एल्डर्स तक के पास में ना इतनी कमाल चीजें नहीं मिल पाएंगी। ब्रदर लगता है कि इस बंदे का बैकग्राउंड ना काफी ज्यादा खतरनाक है, क्या आपको लगता है कि उसको हमें लुआओ के लिए हमें इसे ऑफेंड करना चाहिए। वुलोंग बोल रहा होता है हाँ सेकंड ब्रदर तुम सही कह रहे हो, अगर एक बंदे के पास में इस सही कमाल की चीजें हैं तो पक्का से उसका बैकग्राउंड होगा ना वो बहुत ही खतरनाक होगा, और हम लोग को जिंदगी भर ना सेक्ट में नहीं है ना बाहर भी जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको ऑफेंड करने की वजह से हमारे बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए। वहीं बाहर का लुआ सोच रहा होता है कि अंदर चल क्या रहा है, उन लोगों को अंदर गए हुए ना कम से कम आधा घंटा हो चुका है। बाहर आते हुए फेंगचू बोल रहा होता है लिटिल ब्रदर आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ गया। शौक होते हुए लुआ बोल रहा होता है कि आप दोनों अकेले ही बाहर आए, आखिर आप यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हो। फेंगचू बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हैं, हम यहाँ पे अपने प्यारे लिटिल ब्रदर को ना अपने साथ लॉ एनफोर्समेंट हॉल लेके जाएंगे, हमें यहाँ पे समझ में आ चुका है कि कौन सही है और कौन गलत, और यहाँ पे किसको सपोर्ट करने में ना हमारा फायदा होगा। लुआ बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग को तो मैंने हायर किया था ना। सीन चेंज होता है, हमें लॉ एनफोर्समेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है। फेंगचू बोल रहा होता है एल्डर्स हम लोग की रियलिटी का पता चल चुका है, इसी वजह से हमने सर के लुआओ को ना टूजन पिल दे दी है, अब जो भी रियलिटी है ये खुद ही बोल देगा। लुआओ बोल रहा होता है कि रियलिटी तो ये है कि उस बैटल के अंदर से ना मैं भागने का ट्राई कर रहा था, और जब हम लोग जीत गए ना तब सब कुछ लूटने का ट्राई कर रहा था, पर इस कमीने ईफन की वजह से अपने हर एक चीज के अंदर फेल होता गया। मैं यहाँ पे जानबूझ के इस कमीने को फंसाने का ट्राई कर रहा था, मैंने पहले यहाँ पे आके जो भी कुछ कहा था वो सरासर झूठ है, असल में मैं बस यहाँ पे ईफन को फंसाने का ट्राई कर रहा था, पर रियलिटी तो ये है कि मेरी जान ईफन की वजह से बची है, और ईफन के पास में जो भी कुछ है ना उसके ऊपर उसका हक है, मैं तो बस यहाँ पे उसका हक मारने का ट्राई कर रहा था और कुछ नहीं। लुआ सोच रहा होता है उस बेकार पिल की वजह से मुझे यहाँ पे सब कुछ कहना पड़ रहा है, कितना भी ट्राई करने के बावजूद भी ना मैं तो रोक नहीं पा रहा। एल्डर बोल रहे होते हैं कि अब इस केस में कह सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा। देखो लुआ तुम एक बहुत डरपोक इंसान हो, अपनी टीम को लीड करने के लिए तुम काबिल ही नहीं थे, बैटलफील्ड से भागना ना कभी भी कोई ऑप्शन नहीं होता। ईफन ने यहाँ पे जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे अपने 6 महीने की सैलरी हम लोग को देनी होगी, और अगले 3 साल के लिए तुम्हें केव में कैद किया जा रहा है। अब अगले 3 साल तक बैठ के ये सोचना कि आखिर तुमने सारे बुरे काम क्यों किए। लुआ बोल रहा होता है एल्डर एक सेकंड रुको, इन दोनों सीने के बारे में ना मुझे आपको कुछ कहना था। तभी वुलोंग और फेंगचू आगे बढ़ते हुए उसके मुंह को जमीन में गाड़ देते हैं। फेंगचू बोल रहा होता है कि हमारे एल्डर काफी समझदार है, उन्होंने इस बुरे बच्चे को बिल्कुल सही सजा दी, अब हम इसको लेके जाके ना इसी केव में फेंक देते हैं, जब भी वहाँ पे रहेगा ना तभी इसको समझ में आएगा कि आखिर इसने कितनी बड़ी गलती करी थी। एल्डर बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे ईफन ने काफी अच्छा काम किया है, और उसने हेवनली ट्रेजर को भी ना हम लोग को हैंड ओवर किया है, इसी वजह से इसे यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 30,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल रहे हैं। फ्रंट हॉल में जाने के बाद में तुम कंट्रीब्यूशन पॉइंट कलेक्ट कर लेना। ईफन बोल रहा होता है एल्डर आपका शुक्रिया।
एल्डर बोलता है ठीक है फिर ये केस यहीं पे खत्म होता है, अब सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हो। वुलोंग बोल रहा होता है ब्रदर ईफैन अब से हम लोग आपके ब्रदर्स हैं, अगर हमारे होलैंड के अंदर आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आती है तो बस एक बार ना हम लोग को बोल देना, आपकी हेल्प करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। फेंगचू बोल रहा होता है हाँ ये बात सच है, सेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम लोग नहीं कर सकते, या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो कभी भी किसी भी काम के लिए ना आप हम लोग को याद कर सकते हो। ईफैन बोलता है ठीक है ब्रदर्स, वैसे भी आप लोग की करी हुई आज की हेल्प को ना मैं याद रखूंगा। कॉरिडोर में चलते हुए वुलोंग बोल रहा होता है कि हम लोग को ना आज सच में मजा आ गया, दोनों ही पार्टीज की तरफ से दबा के पैसा मिला है। इस बाई ईफैन ने हमें काफी महंगे आर्टिफैक्ट दिए, वहीं उस बेवकूफ लुआओ ने ना हमें बहुत सारा पैसा दिया। फेंगचू बोल रहा होता है कि इसे तो इजीली ना हमारा 6 महीने का काम हो जाएगा ब्रदर, लेकिन तभी ऊपर से उन लोग के ऊपर एक बोरिया गिरती है। फेंगचू और वुलोंग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है और किसमें इतनी हिम्मत हो गई जो कि वो हम पे बोरी फेंक रहा है, थोड़ी देर के अंदर ही ना हम इस बोरी को काट देंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो अभी वहाँ पे कोई आते हुए उन दोनों की पिटाई कर देता है। वुलोंग बोल रहा होता है कमीने लड़के मुझे मेरी चीजों को वापस करो, तुम यहाँ पे दिन दहाड़े ना मुझे चोरी नहीं कर सकते। तभी दूसरा बंदा होता है वो सामान चुरा के वहाँ से भाग जाता है। वुलोंग बोल रहा होता है सेकंड ब्रदर क्या तुम ठीक हो क्या, जिस बंदे ने हमारे पर अटैक किया ना सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हम लोग तो इसके सामने रेजिस्ट भी नहीं कर पाए। फेंगचू बोल रहा होता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा सामान कहाँ चला गया, वही हम तो चोर होता है वो और कोई नहीं हमारा ईफैन होता है। ईफैन बोल रहा होता है कि मैं अपनी चीजें ना फ्री में किसी को भी नहीं देता, इन्हें क्या लगा था मेरे को लूटना इतना आसान है। सीन चल होता है हमें होली लैंड के मार्शल पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। एल्डर बोल रहे होते हैं लड़के क्या तुम श्योर हो, क्या तुम यहाँ पे इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट बुल डीमन पावर टेक्निक के लिए दे रहे हो क्या, मैं तुम्हें यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से सोच लो। ईफैन बोल रहा होता है एल्डर पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, फटाफट से ये टेक्निक ना आप मेरे को दे दो। एल्डर बोल रहे होते हैं कि इस टेक्निक के ऊपर ना सिर्फ तुम अपने वक्त को बर्बाद करोगे, देखो इस टेक्निक को खरीदने के अंदर तुम्हारे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट लग जाएंगे और उसके बाद में भी ना तुम इसे मास्टर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज तक इसे कोई मास्टर कर ही नहीं पाया है। सभी लोग कहते हैं कि ये टेक्निक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसको समझना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और तुम्हारी जो भी कल्टीवेशन है ये भी काफी ज्यादा लो है, इतनी कम कल्टीवेशन के साथ में इसे सीखना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हंसते हुए ईफैन बोल रहा होता है एल्डर आपके पास चलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे टेक्निक खरीद रहा हूँ तो कुछ सोचे खरीद रहा हूँ ना। एल्डर बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे पैसे हैं जैसे खर्च करने हैं करो। ईफैन सोच रहा होता है कि मैं मार्शल आर्ट का रियलम इंक्रीज हो चुका है, इसी वजह से मुझे कल्टीवेट करने के लिए एक नई टेक्निक चाहिए, और वैसे भी इसे क्या ही फर्क पड़ता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अर्थ पे जाने के बाद में ये टेक्निक बहुत ही इजी हो जाएगी। फिर जो हमारा ईफैन होता है वो तालिस्मान पवेलियन आ गया होता है। ईफैन बोल रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी तालिस्मान है ना हर एक टाइप का तालिस्मान एक एक मेरे को दे दो। शौक होते हुए एल्डर भी सोच रहे होते हैं कि आखिर इस बच्चे के पास में कंट्रीब्यूशन पॉइंट आ कहाँ से रहे हैं, इतने तालिस्मान तो एल्डर्स भी नहीं खरीद पाते। फिर सीन चेंज होता है स्पेशल वेपन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। ईफैन बोल रहा होता है एल्डर इस वॉल के जितने वेपन्स है ना सभी को पैक कर दो। शौक होते हुए एल्डर बोल रहे होते हैं बच्चे तुम होश में तो हो ना, इन सभी की वैल्यू ना काफी ज्यादा होगी। ईफैन बोल रहा होता है एल्डर मेरे लिए पैसे ना सिर्फ एक नंबर है, और आप यहाँ पे वेपन्स को पैक करने में ध्यान दो, पैसे की कमी नहीं होगी। ईफैन सोच रहा होता है कि देखने में सारे वेपन बेहद ही कमाल के हैं और मैं यहाँ पे चूज ही नहीं कर पा रहा था कि क्या लूं, इसी वजह से मैंने ना यहाँ के सारे वेपन्स ले लिए। शौक होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर जो ईफैन है ये कर क्या रहा है, इसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दिन के तालिस्मान पवेलियन और वेपन पवेलियन को खाली कर दिया, वहाँ पे रखी हुई सारी चीजें इस बंदे ने खरीद ली, यहाँ तक कि वेपन पवेलियन की डेविल स्वॉर्ड जो कि काफी सालों से बिकी नहीं थी, क्योंकि सभी लोग कहते थे कि वो स्वॉर्ड ना बहुत ही ओवर प्राइस्ड है, वो स्वॉर्ड भी ना ईफैन ने खरीद ली है। आखिर यहाँ पे इस बंदे के पास में कितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। ईफैन सोच रहा होता है कि मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं जितना तुम सोच नहीं सकते। सीन चेंज होता है हमें होली लैंड के पीछे वाले पहाड़ का सीन दिखाया जाता है। ईफैन सोच रहा होता है कि बुल डीमन टेक्निक को इसी तो कोई मास्टर नहीं कर पाता, क्योंकि ये टेक्निक ना एक बहुत ही महंगी टेक्निक है। इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपको इस टेक्निक को मास्टर करना है तो पहले जो आपकी बॉडी उसे बुल बीस्ट के बहुत सारे ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करना होगा, और तब जाके आप इस टेक्निक को स्टार्ट कर सकते हो। अर्थ पे मैं जाके ब्लड लेके आ गया और यहाँ पे आने के बाद में वो ब्लड हेवनली ब्लड बन चुका है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज करने में ना सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी ईफैन कुछ बैट की तरफ पत्थर फेंक देता है। ईफैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे साथ में ट्रेनिंग करने के लिए मेरे पास में कोई नहीं है, तो इसी से तुम लोग ना अब मैं टारगेट बन चुके हो। तभी वहाँ जितने भी बैट्स होते हैं वो ईफैन के पीछे पड़ जाते हैं। ईफैन बोल रहा होता है आओ आओ मेरा पीछा करो,
आज तुम लोग साथ में खेलने में ना सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि तुम सभी लोग की स्पीड ना बेहद ही कमाल की है, लेकिन मेरे पंचेस के आगे तुम नहीं टिक सकते। ये बोलते वहाँ पे एक बैट को पंच मार देता है। ईफन सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल बन रही है। लगता है कि इस बुल ब्लड की वजह से मेरी फिजिकल एबिलिटीज है ये काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर ना घोड़े की ताकत आ चुकी है। चलो एक बार देखते कि मेरी पंच की पावर कितनी इंक्रीज हुई। ये बोलते वो उन बैट्स की तरफ बुल डीमन पंच मार देता है, जिसके वजह सारे के सारे बैट वही मारे गए होते हैं। ईफन सोच रहा होता है कि लगता है कि मैंने बुल डीमन टेक्निक को मास्टर कर लिया। सच में ये टेक्निक तो काफी ज्यादा आसान थी। पता नहीं कौन बेवकूफ बोल रहा था कि काफी ज्यादा हार्ड है। वैसे एक सेकंड रुको, ये जो डार्क ऑरा है ना, आखिर डार्क ऑरा कहाँ से आ रहा है? नॉर्मली तो ये और डीमंस के पास में होता है, पर आखिर हमारे होलैंड के अंदर डीमन कैसे हो सकते हैं? माउंटेन के किराए पे हम देखते चोगे वाले बंदे को, जो कि बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हो, तो देखो छुपने का ना कोई फायदा नहीं है। अगर तुम मुझसे यहाँ पे कुछ कहने के लिए आए हो तो फटाफट से बताओ। तभी वहाँ पे आसमान के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है। पोर्टल वाला डीमन बोल रहा होता है, मेरे दोस्त तुमसे मिले हुए ना काफी लंबा टाइम हो गया, न जाने कितने साल तुम इस होलैंड के अंदर अंडरकवर एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो, और अब तुम डे बाय डे यूं जैसे बनते जा रहे हो। हम देखते इस डीमन का नाम होता है चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा बोल रहा होता है कि पक्का से तुम ना अपने बारे में भूल गए होगे, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा क्या कि तुम कौन सा डीमन लॉर्ड हो। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है कि बकवास करनी बंद करो। तुमने मुझे जो कम्युनिकेशन तालिस्मान भेजा था उसमें तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, क्योंकि अभी इस होलैंड वालों ने कंपैशन डीमन किंग को मार दिया है। तो फटाफट से मुझे बताओ कि आखिर इन चीजों को लेके हम लोग क्या करने वाले हैं, और जो 9 डीमन सेट वाले लोग थे उनका क्या करना है? हमारे डीमन किंग मारे जा रहे हैं, हम चुपचाप तो नहीं बैठ सकते, इन कमीनों से हमें बदला लेना होगा। वही ये सब देखते हुए ईफन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। क्या हमारे होलैंड के अंदर डीमन सेट के स्पाइस भी छुपे हुए हैं क्या? चक्रवर्ती राजा बोल रहा होता है कि डोंग लिंगी पे ना मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जब से वो इस सेट की टू डिसेबल बनी है, सैकड़ों बार उसने हमारे डीमंस के ऊपर अटैक किया है। अब तो उस कमीनी ने डीमन किंग कंपैशन को ही मार डाला। फिलहाल इस होलैंड के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो कि डीमंस को मारना चाह रहा है, सिर्फ यही एक लड़की डोंग लिंगी जो कि हमको मारना चाह रही है। तो मेरा तो कहना है कि इसको मारना ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, ताकि यहाँ पे सभी लोग के दिल के अंदर हम लोग खौफ पैदा कर सके और इन लोगों को पता चले कि डीमंस कितने पावरफुल होते हैं। अगर हमने इसको मार दिया ना तो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ईफन बोल रहा होता है, क्या डीमन लॉर्ड आखिर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम चाहते हो कि हम डोंग लिंगी को मार दें, पर तुम्हें पता जो डोंग लिंगी है ना वो इस सेट की राइजिंग स्टार है। सभी का ध्यान ना अभी डोंग लिंगी के ऊपर है, और अगर इस सेट के अंदर आके तुमने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको मार डाला तो मुझे यहाँ पे डर है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में एक और वॉर स्टार्ट हो जाएगी, और वॉर स्टार्ट होना हमारे लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चक्रवर्ती राजा बोल रहा होता है कि अगर मुझे ही मारना होता तो मैं तुमसे बात क्यों करता? अभी तक मैं जाके ना उस डोंग लिंगी को मार चुका होता। मुझे पता है कि तुम हम सभी लोगों में सबसे स्मार्ट हो, इसी वजह से इतने सालों से तुम यहाँ पे टिके हुए भी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे ना एक बहुत ही कमाल का प्लान बनाओ, जिससे कि डोंग लिंगी को हम लोग खत्म कर दे और हमारा नाम भी कहीं ना आए। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है कि मेरे पास में एक आइडिया है। आज से तकरीबन 3 दिन बाद में आउटर डिसेंबर के ट्रायल शुरू होने वाले हैं, और ये जो ट्रायल्स है ना ये स्पिरिचुअल मेडिसिन गार्डन में होंगे। पिछले साल इस चीज का इंचार्ज यान यूनसोंग था, पर इस साल जो जज बन रही है ना वो है डोंग लिंगी। अगर इस मौके का फायदा उठाते हुए हम उसे केवल कंपटीशन के पास में लेके आ जाए तो फिर उसको मारना ना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। चक्रवर्ती राजा तुम ये बात समझ रहे हो ना? चक्रवर्ती राजा बोल रहा होता है, मुझे पता ही था तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पे ट्रायल होने वाले है ना वहाँ के केव के पास में बेहद ही कमाल के हर्ब्स रख देता हूँ, जिससे कि जैसे ही सारे बंदे हर्ब्स को लेने के लिए आएंगे मैं अपने बीस्ट का यूज करते हुए उन सभी को मरवा दूंगा। और अगर इतने सारे बंदे एक जगह मारे जाएंगे तो जो डोंग लिंगी है ना वो वहाँ पक्का से आएगी। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है, सच में तुम काफी स्मार्ट हो, आगे के प्लान के बारे में तुम्हें बताना भी नहीं पड़ा। चक्रवर्ती राजा बोल रहा होता है कि अगर मैं इस सेट के बहुत सारे बच्चों को मार दिया और अगर हम डोंग लिंगी को नहीं भी मार पाए ना तो भी सारा का सारा ब्लेम लिंगी के ऊपर आएगा और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। चाहे वो मारी जाए या ना मारी जाए, जीत हमारी होने वाली है। ईफन सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे इन लोगों के इतने खतरनाक प्लान के बारे में पता चल चुका है।
मुझे फटाफट से ना सोल्यूशन के बारे में सोचना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ से बाहर निकलना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर गलती से भी इस बंदे ने मेरे को नोटिस कर लिया तो मेरा यहाँ पे बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी वहाँ पे अटैक करते चौके वाला बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई तो है। ईफैन सोच रहा होता है कि लगता है मैं पकड़ा जा चुका हूँ। तभी वहाँ पे चौके वाले बंदे की अटैक की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। चौके वाला बंदा बोल रहा होता है क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्या? लगता है कि मैं ही बेकार में ना ओवर थिंकिंग कर रहा था। अपने आसपास में कुछ मीलों तक मैं किसी भी इंसान को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है कि मैं बेकार में इमेजिनेशन कर रहा था। फटाफट से यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने मुझे यहाँ पे देख लिया ना तो मेरे लिए आंसर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वापस आते हुए ईफैन सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात थी कि आज पूरे दिन में ना मैं अर्थ पे एक बार भी नहीं गया था, इसी वजह से मैं यहाँ पे मरने से बच गया। वैसे अगर देखा जाए तो ये डीमंस डोंगलिंग को मारना चाहते हैं और मुझे कैसे भी करके इन लोगों को एक काम करने से रोकना होगा। पर मैं क्या करूं? मैंने इन लोगों की बातें सुन ली है, लेकिन अपनी बातों को प्रूव करने के लिए मेरे पास में कोई एविडेंस ही नहीं है। अगर तो मैंने इन लोगों के बारे में रिपोर्ट कर दी तो मेरे एनिमी को पता चल जाएगा कि वो मैं ही था जिसने की सारी बातें सुनी है, और फिर इन लोगों का टारगेट ना मेरे ऊपर आ जाएगा। ऊपर से इस बात के ऊपर कोई बिलीव नहीं करने वाला कि मेरे से एक बंदे ने 2 डीमंस की बात सुन ली है और इतने बड़े प्लान के बारे में मेरे को सब कुछ पता है। इस मैटर को ना मैं नहीं छोड़ सकता। ये लोग यहाँ पे मेडिसिन गार्डन के बारे में बात कर रहे थे। लगता है इस पूरी प्रॉब्लम को मेरे को अकेले सॉल्व करना होगा। आगे हमें 3 दिन बाद मेडिसिन गार्डन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं। जिंग्यू बोल रही होती है कि यहाँ पे इतने सारे बंदे ट्रायल के आ रखे हैं क्या? मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है। अगर इन ट्रायल्स के अंदर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो हो सकता है कि उस बंदे को प्रमोट करते हुए इंडियन डिसाइपल बना दिया जाए। इसी वजह से इस कंपटीशन के अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं ताकि मार्शल वर्ल्ड के अंदर ना वो अपना नाम बना सके। तभी साइड से वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है कि मेरे सामने से हट जाओ। साइड में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं तो जू चेनफेंग है ना। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ जू चेनफेंग ही नहीं, हुआन जेंग और यांग जियांडोई भी है। आखिर इतने सारे एलिट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ईफैन बोल रहा होता है जिन्यू आखिर ये लोग कौन है? जिन्यू बोल रही होती है कि तुम ऐसा कह सकते हो कि हमारे आउटर सेट के ये 5 ही ना सबसे टॉप डिसाइपल्स हैं, और इन सभी लोगों की ना इनर सेक्ट में एंट्री पक्की है। जैसे ये लोग डिवाइन इन लोगों को ब्रेकथ्रू कर लेंगे ना, उसके बाद भी ना कोटेड वाले इन लोगों को हाथों हाथ ले लेंगे। इसी वजह से यहाँ पे ना सभी लोग काफी शॉक हो रहे हैं कि आखिर नॉर्मल बच्चों के बीच में ये लोग क्यों आए हैं। ईफैन सोच रहा होता है कि चक्रवर्ती आजा बोल रहा था कि अगर हमने यहाँ पे कुछ एलिट डिसाइपल को मरवा दिया तो इसे सभी लोग लिंगी को ब्लेम करेंगे। लगता है कि जिनको मरवाने की बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि यही लोग थे। ईफैन बोल रहा होता है वैसे जिनियो क्या तुम्हें डीमन सेक्ट के बारे में कुछ पता है क्या? तुम्हें जो भी कुछ पता है ना प्लीज मेरे को बता दो, क्योंकि मुझे ना उन लोगों के बारे में जानना था। जिनियो बोल रही होते ये तो काफी अजीब है, आखिर डीमन सेट के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? देखो जो डीमंस है ना वो भी ह्यूमंस के बराबरी के ही पुराने हैं और इन लोगों की कभी भी ह्यूमन से नहीं बनी। एंशिएंट टाइम से ह्यूमंस और डीमंस की फाइट चलती हुई आ रही है। डीमंस का जो रियलम होता है वो हमारे ऐसा नहीं होता, अपने अपने कॉम्बैट लेवल के हिसाब से वो डिवाइडेड होते हैं। जो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमंस होते हैं ना उन्हें कहते हैं डीमन गॉड, उसके नीचे वालों को डीमन एम्पर कहते हैं, उनके नीचे वाले होते हैं डीमन लॉर्ड और उसके नीचे होता है डीमन किंग। डीमन किंग से नीचे होते हैं डीमन कमांडर्स और डीमन कमांडर के अंडर में होता है डीमंस की पूरी एक आर्मी जिन्हें सोल्जर्स कहते हैं। जो एक डीमन गॉड होता है वो पूरे डीमन क्लैन का सुप्रीम लीडर होता है और फिलहाल के टाइम में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही डीमन गॉड प्रेजेंट है। कहते हैं कि जो डीमन गॉड का मैजिक है ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर उसने अपने मैजिक का यूज करते हुए किसी के ऊपर अटैक कर दिया तो वो बच नहीं सकता। और आज तक ऐसा कोई नहीं डीमन गॉड को ना रियलिटी में देखा होगा। डीमन गॉड के अंदर में 7 मेजर डीमन सेक्ट है और 7 में सबसे पहले का नाम है इटर्नल नाइट डीमन सेक्ट, दूसरे का नाम है सन एंड मून डीमन सेक्ट, तीसरे का नाम है एवरलास्टिंग हेट डीमन सेक्ट, चौथे का नाम है शूरा डीमन सेक्ट, पांचवे का नाम है रेड डिजायर डीमन सेक्ट, वहीं छठे का नाम है व्हाइट बोन डीमन सेक्ट और आखिरी और सबसे पावरफुल 7वां शैडो डीमन सेक्ट। जिंग्यू बोल रही होती है कि जितने भी डीमन सेक्ट है ना ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ह्यूमंस को मारने के लिए इन लोगों के अंदर ना एक अलग ही तड़प है। ईफैन सोच रहा होता है कि लगता है ये मैटर संभालना ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी वहाँ पे डोंगलिंगी आते हुए बोल रही होती है सभी लोग चुप हो जाओ, स्पेशल मेडिसिन हब में जो ट्रायल थे ये स्टार्ट होने वाले हैं और इस साल के ट्रायल्स की इंचार्ज मैं हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताए हुए सारे रूल्स को आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे। सारे बंदे बोल रहे होते हैं अच्छा तो ये है सीनियर सिस्टर डोंगलिंगी, सच में ये देखने में ना काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि लाइफ में पहली बार मैंने इतना कमाल का इंसान देखा है। लिंगी बोल रही होती है कि सबसे पहला रूल ये है कि आप यहाँ पे फाइट कर सकते हो।
लेकिन एक दूसरे को मारना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और हाँ, आप लोग को अपने रियलम गेम्स को अच्छे से देख के चलना है। एक प्रोफाउंड रियलम का बंदा मेरोक्रेसी रियलम के बंदे पे अटैक नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है कि ये ट्रायल्स ना 7 दिन तक चलेंगे और ट्रायल खत्म होने के बाद में आपको यहाँ से बाहर आना ही होगा। तीसरा रूल ये है कि रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद में आप सभी लोग को यहाँ पे स्पेशल बैग मिलने वाला है, जिसमें मिले हुए सारे के सारे हर्ब्स आप उसी में रखोगे, तभी जाके उन हर्ब्स को ना काउंट किया जाएगा। अगर इन तीनों रूल्स को किसी ने वायलेट किया तो पनिश किया जाएगा। ठीक है, फिर आप सभी लोग मेडिसिन गार्डन के अंदर एंटर कर सकते हो। तभी सारे बंदे दौड़ते हुए अंदर एंटर कर गए होते हैं। ईफैन बोल रहा होता है कि हम लोग को भी ना अब चलना चाहिए। एंटर करते हुए ईफैन बोल रहा होता है कि यहाँ की स्पेशल एनर्जी सच में काफी डेंस है। मेडिसिन गार्डन के बारे में ना मैंने पहले बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन इस जगह को मैं पहली बार देख रहा हूँ। वैसे मैं और लू वेई साथ में एंटर किए थे, पर अभी जो लू वेई है वो मेरे साथ में नहीं है। लगता है कि ये पोर्टल ना हम लोग को अलग अलग जगह पे छोड़ रहा है। जिंग्यू ने बताया था कि मेडिसिन गार्डन को इस होलैंड के एंसेस्टर्स ने बनाया था और ये जगह ना कुछ 100 मील में फैला हुआ होगा। मेडिसिन गार्डन के आप जितना अंदर जाओगे आपको उतने कमाल के हर्ब्स मिलेंगे। हालांकि ये बात भी सच है कि अंदर की तरफ बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स ही मिलेंगे और अंदर जाना ना काफी खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा प्रॉफिट। तभी ईफन बोलता है कि झाड़ियों के अंदर ना कुछ तो हिल रहा है, चलो चल के चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या है। तभी झाड़ियों के अंदर से स्नेक्स बाहर निकलते हुए ईफन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए ईफन बोल रहा होता है कि इन कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। फिर एक कट के साथ ही ईफन वहाँ पे तीनों स्नेक्स को मार डालता है। ईफन सोच रहा होता है कि ये एक रॉक पाइथन था, जो कि नॉर्मली एक 4th लेवल का मॉन्स्टर होता है। अगर इतना पावरफुल मॉन्स्टर किसी नॉर्मल बंदे के सामने आया होता तो पक्का से मारा गया होता। लेकिन इस बेचारे का दिन सच में आज काफी तक खराब था, जो कि इसकी मुलाकात मेरे से हो गई। चक्रवर्ती राजा ने बोला था कि इस गार्डन के अंदर वो अपने बीस्ट को छोड़ेगा, पर मुझे नहीं पता ना कि उसका बीस्ट कहाँ पर है। लगता है कि उस बीस्ट को ढूंढने के लिए ना मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पे ईफैन को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं एक लड़की को गार्डन ऑफ वांगशेंग ने घेर रखा होता है। वो लड़की बोल रही होती है कि मेरे पास आने का ट्राई मत करना, मेरे पास में यहाँ पे जितनी भी स्पेशल ग्रास थी तुमने ऑलरेडी चुरा ली है। तुम लोग को पता है तुम एनिमल से भी बुरे हो, अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी किया ना तो मैं एल्डर्स को बोल दूंगी, जिससे कि तुम लोग को यहाँ पे बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी, तो इसी वजह से मेरे पास मत आना। गावियांग बोल रहा होता है, अच्छा हम एल्डर्स पनिश करेंगे, क्या तुम पनिशमेंट हॉल के एल्डर हु को जानती हो क्या? तुम्हें पता है वो मेरे अंकल है, आउटर सेट के अंदर ना मुझे कोई टच नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम्हारे पास में कौन सा एविडेंस बचेगा। रोते हुए लड़की बोल रही होती है, प्लीज मुझसे दूर रहो। वांगशेंग बोल रहा होता है, ब्रदर गाओ टाइम वेस्ट मत करो, आपको यहाँ पे जो भी कुछ करना है ना फटाफट से करो, हमें आगे भी चलना है, और वैसे भी इसके चिल्लाने की वजह से बाकी लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ब्रदर गाओ बोल रहा होता है, ब्रदर वांगशेंग जल्दी क्या बात है, वैसे भी हम दोनों ब्रदर्स हैं, हम इस लड़की को शेयर कर सकते हैं। वांगशेंग बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, आपकी काइंडनेस के लिए शुक्रिया। वांगशेंग सोच रहा होता है कि मैं एक प्रिंस हूँ और मैं कभी भी इस बंदे के साथ मेरा लड़की शेयर नहीं करता, पर जैसे मैं माउंटेन पे आया हूँ मेरे पास में कोई लड़कियां नहीं है, तो इसी वजह से भाई शेयरिंग क्यों ना करना पड़े, मैं काम चला लूंगा। तभी वहाँ पे उड़ते हुए उन दोनों की तरफ पत्थर आता है, जो कि दोनों को ही लगते हुए नीचे गिर जाता है। चिढ़ते हुए वांगशेंग बोल रहा होता है, कौन है कमीना जिसे मैं पत्थर मारा, फटाफट से बाहर आओ। गावियांग बोल रहा होता है, ये जो भी है ना इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ पे ईफन आते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है मैं बीस्ट को मार रहा था, और लगता है कि मेरा पत्थर ना बिल्कुल सही बीस्ट को जाके लगा है। शौक होते हुए गावियांग और वांगशेंग बोल रहे होते हैं, भाई ईफन तुम यहाँ पे। रेड हेयर वाली लड़की बोल रही होती है, ब्रदर प्लीज मेरे को बचा लीजिए, आपको पता है ये लोग ना ऑलरेडी मेरे पास से चोरी कर चुके हैं, और अब ये दोनों यहाँ पे खड़े होके ना मेरी बॉडी को शेयर करने की बातें कर रहे थे। गावियांग बोल रहा होता है, कमीने कहीं के तो फिर से मेरे सामने आ गया, एक बार तो मैंने तेरे को माफ कर दिया था, लेकिन तूने अब यहाँ पे आके ना बहुत बड़ी गलती करी है, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। ईफैन बोल रहा होता है कि तू एक बहुत बड़ा लूजर है, तुझे पता तुझे उस दिन मारने के बाद में ना मेरा मन नहीं भरा था, आज तुझे फिर से मारने के बाद में मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। देखो गावियांग हम दोनों सेम सेक्स से हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे काफी कमाल का ऑफर दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, वरना मुझसे मार खाने के बाद में यहाँ पे 7 दिन रुकना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। गावियांग बोल रहा होता है, ईफैन मजाक करने में तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं पहले वाला गावियांग हूँ जो कि इतनी इजीली तुमसे मार खा जाएगा। तुमसे मिली उस हार के बाद में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और उसके बाद से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं। मेरी जो कल्टीवेशन थी ना वो एलाइटमेंट इलम के पीक पे पहुंच चुकी है, और वक्त आ चुका कि मैं उस दिन का बदला ले लूं। ये बोलते हुए ईफन की तरफ काफी खतरनाक पंच मार देता है। तभी उसके पंच को रोकते हुए ईफन बोल रहा होता है, अच्छा इतना कल्टीवेट करने के बावजूद भी तुम यही कर पा रहे हो,
देखो मैंने यहाँ पे अपनी एक उंगली का यूज करते हुए तुम्हारे इतने खतरनाक पंच को रोक दिया। अगर तुम्हारे पास में इससे कुछ बेटर नहीं है ना तो तुम बहुत गंदी मार खाने वाले हो। गावियांग सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने अपनी पूरी फोर्स का यूज करते हुए पंच मारा था, लेकिन इसे अपनी एक उंगली यूज करते हुए इसने मेरे अटैक को रोक लिया। पहले के मुकाबले ये बंदा ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इससे यहाँ पे भिड़ के मैंने फिर से गलती कर दी है। ईफैन बोल रहा होता है कि मैं लास्ट टाइम ना तुम्हें वार्निंग दी थी, मैंने कहा था कि फिर से कभी ना वीक लोग को बुली मत करना, लेकिन लगता है कि तुम ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार के हमारे एशियन कॉन्टिनेंट के बोझ को खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं ईफैन के पंच की वजह से गावियांग उड़ते हुए दूर गिरता है। ईफैन बोल रहा होता है कि तुम जैसे कचरे को मारने की वजह से मेरे हाथ गंदे हो गए और अब तुम्हें से एक बाकी ही है। वान शेंग बोल रहा होता है ईफैन आखिर तुम यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे पास से मत आना, क्योंकि जो मेरी बहन थी ना वांग मैंग वो एक इंटर डिसाइपल बन चुकी है और तुम्हें पक्का से पता होगा कि इंटर डिसाइपल क्या क्या कर सकते हैं। फ्यूचर में जब मेरी बहन है वो इस होलन की हेड बनेगी और अगर तुमने यहाँ पे मेरे खिलाफ में कुछ भी किया तो तुम्हें मरवाने से पहले भी नहीं सोचेगी। तभी वहाँ पे वान शेंग घुटना मारते हुए ईफैन बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं डर जाऊंगा, तुम्हारी ये धमकियां ना बिल्कुल खोखली है। जिस बंदे के पास में रियल पावर होती है वो अपने दम पे कुछ भी करता है, ना कि अपने फैमिली मेंबर्स का नाम यूज करते हुए दूसरे लोगों को डराता है। खून खांसते हुए प्रिंस सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके सिर्फ एक अटैक के अंदर मैं अपने घुटनों पे आ चुका हूँ, आखिर जिसकी पावर है वो इतनी स्पीड से कैसे बढ़ रही है। ईफैन बोल रहा होता है कि क्या जो इंटर डिसाइपल होते हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं क्या। वांग शेंग बोल रहा होता है तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे करीब मत आओ, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी काफी दर्द हो रहा है। तभी फिर उसे किक मारते हुए बोल रहा होता है कि फिर से ना मेरे सामने मत आना। तभी जो वांग शेंग होता है वो जाके पानी के अंदर गिर जाता है। ईफैन बोल रहा होता है कि जितने भी लोग मेरे को धमकी देते हैं ना उन लोगों के सामने आते ही ना मैं अपने गुस्से कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो प्रिंस की स्पेशल बैग उठाते हुए बोल रहा होता है कि सच में इसके पास में काफी सारी चीजें हैं, इन दोनों को ही मारने की वजह से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। रेड वाली लड़की बोल रही होती है बता ईफैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप यहाँ पे नहीं आए होते ना तो ये दोनों कभी मेरे को नहीं छोड़ते। ईफैन बोल रहा होता है कि मैंने कुछ खास नहीं किया है, वैसे क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई ना, मेरे पास में एक एलेक्सीर है, इसका यूज करते तुम अपने घाव को ना हील कर सकती हो। रेड वाली लड़की बोल रही होती है सच में क्या आप ये चीज मेरे को दे रहे हो क्या, आपको पता है ये बहुत ही रेयर हर्ब आइस कोल्ड ग्रास है जो कि नॉर्मली ऑक्शंस के अंदर ना काफी ज्यादा महंगी बिकती है। सीने बता क्या आप श्योर हो कि आप ही मेरे को दे रहे हो। साइड में देखते हुए ईफैन बोल रहा होता है सिस्टर तुम्हारे जो बॉडी के ऊपर कपड़ा था वो नीचे गिर चुका है, फटाफट इसको संभाल लो वरना मेरे को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपने कपड़ों को ठीक करते हुए रेडी वाली लड़की बोल रही होती है कि माफ करिएगा, उन कमीनों की वजह से ना मेरे तो कपड़े खराब हो गए थे, वैसे मैंने देखा है ना कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो और आप मेडिसिन गार्डन के अंदर काफी आगे तक जा भी सकते हो। अगर आपको हाई ग्रेड की स्पीड हब चाहिए ना तो आप इस रिवर को फॉलो करो, ये आपको हमारे मेडिसिन गार्डन के काफी अंदर तक लेके जाएगी और जितना अंदर आप जाओगे ना आपको उतने ही कमाल के हर्ब्स भी मिलेंगे। एक बार अगर आपने फॉरबिडन रिवर क्रॉस कर लिया उसके बाद में आपके सामने ना एक लेवल 7 का डिमोनिक बीस्ट आएगा जिसे कि मारने के बाद में हमें बहुत ही कमाल के हर्ब्स मिल सकते हैं। ईफैन सोच रहा होता है क्या फॉरबिडन रिवर और एक लेवल 7 का डिमोनिक बीस्ट मेडिसिन गार्डन के अंदर इतना पावरफुल बीस्ट नहीं होना चाहिए था, लगता है कि फॉरबिडन रिवर ही वो जगह है जहाँ पे उन डीमंस ने ना नॉर्मल बच्चों के लिए ट्रैप सेट किया है। सीन चेंज होता है, हमें फॉरबिडन रिवर का सीन दिखाया जाता है। एक हब को देखते हुए एक लड़का बोल रहा होता है कि ब्रदर वहाँ देखिए उस हब का नाम ना ग्रीन मिंग हब है, अगर वो हमें मिल गया तो कंपटीशन में हमारी रैंकिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन बेकार बात है कि इसके पास में ना एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट खड़ा है और देख के लग रहा है कि ये बीस्ट ना इस हब को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे लिए इसे पाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ऊपर से ऑलरेडी हमारे आसपास में और ही बहुत सारे बंदे खड़े हैं, सच में इस हब के लिए कंपटीशन बहुत बड़ा होगा। साइड में हम देखते हैं लू वेई को जो कि पेड़ के पीछे छुपते हुए मिंग हब को देख रहा होता है। लू वेई बोल रहा होता है झैंगटी हम लोग क्या करना चाहिए, वहाँ पे जो लायन एप खड़ा है ना वो कम से कम एक 6th रैंक का डिमोनिक बीस्ट है, अगर तो हमने यहाँ पे जल्दबाजी करी तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। झैंगटी बोल रहा होता है तुम सही कह रहे हो, हम लोग को वेट करना होगा, धीरे धीरे करके ना यहाँ पे काफी सारे हाई रैंक डिसाइपल आ रहे हैं और इन सभी के सामने हमारी स्ट्रेंथ ना बिल्कुल भी काफी नहीं है। मान लो अपनी लाइफ को रिस्क करते हुए हमने वो हब ले भी लिया तो वापस आने के बाद में कोई ना कोई तो हमसे हब छीन ही लेगा। लू वेई बोल रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, हमारा आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला, जल्दी हायरिंग डिसाइपल ना एक्शन लेंगे ही, यहाँ पे हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, बस यहाँ पे खड़े खड़े ना बैटल देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे उनके पीछे कोई आते हुए बोल रहा होता है लू वेई तुम तो काफी स्मार्ट हो। घबराते हुए लू वेई बोलता है कौन है वहाँ पे। ईफैन बोलता है घबरा क्यों रहे हो, ये मैं हूँ।
झैंगटी बोल रहा होता है, ब्रदर आखिर आप कहाँ थे? मैंने ना आपको हर जगह ढूंढने का ट्राई कर लिया लेकिन आप कहीं नहीं मिल रहे थे। लू वेई बोल रहा होता है, हमारे एंटर करने के बाद में पहले दिन ही ना हम लोग आपस में मिल गए थे, लेकिन पता नहीं आप कहाँ थे। हमने कितना ट्राई किया लेकिन आप हमें नहीं मिल रहे थे। और आखिर आपके साथ में ये लड़की कौन है? ईफैन बोल रहा होता है कि मैं तुम लोग को इससे मिलाता हूँ, इसका नाम है जूचुन और ये भी हमारी क्लास में ही पढ़ती है और ये भी एक न्यूकमर है। जूचुन इन लोगों से मिलो, ये है मेरे दोस्त लू वेई, झैंगटी और जिन्यू। जूचुन बोल रही होती कि आप सभी से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। जैसे ही मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट करके आई थी ना, कुछ बुरे लोग मुझे बुली कर रहे थे और तब पता ईफैन ने मुझे उन लोगों से बचाया था। लू वेई बोल रहा होता है, तो अच्छा ऐसी बात है, फिर आप हमारे साथ में ना काफी अच्छे से काम करोगे। झैंगटी बोलता है, वह क्लिफ के ऊपर देखो, जो जू चैनफेंग है ना वो अपनी टीम को लेके आ चुका है और ये सभी लोग ना इस लाइन एप के ऊपर अटैक करने वाले हैं। हम देखते हैं जू चैनफेंग को, जो कि अपने प्रोफाउंड इलम के फर्स्ट लेवल पे होता है। जू चैनफेंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, लाओ मैंग और हुआयर तुम लोग बाहर ही वेट करोगे, मैं जा रहा हूँ हब लेने के लिए। वही तुम इस एप के ऊपर पत्थर फेंको ताकि ये गुस्सा करते हुए ना तुम लोग के पीछे आए और तो तक उस हब को लेके हम लोग काफी इजीली निकल जाए। जू चैनफेंग की बातों को मानते हुए वो दोनों पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं लाओ मैंग एनहांसमेंट इलम के 8 लेवल पे होता है, वही जो हुआयर होती है वो एनहांसमेंट इलम के 7 लेवल पे होती है। पत्थरों के लगने की वजह से ईप काफी गुस्सा हो रहा होता है। चैनफेंग बोलता है, हुआंगबो और लियांग फेई तुम लोग भी अटैक करो। हम देखते हैं ये दोनों ही एनहांसमेंट इलम के 9th लेवल पे होते हैं। फिर वो सभी लोग चारों तरफ से एक साथ में एप के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं, देखो हमारे सीनियर्स की जो फॉर्मेशन है वो कितनी कमाल की है। सच में ये लोग प्रूव कर रहे हैं कि हमारे आउटर सेट के टॉप 5 डिसाइपल्स हैं। इन लोगों के सामने ना कोई नहीं टिक पाएगा। ये जो लायन एप है ना ये जल्दी मारा जाएगा। लेकिन तभी वो चिल्लाते हुए उन सभी को पीछे फेंक देता है। जू चैनफेंग बोल रहा होता है कि आखिर एक लायन एप इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।